मत वाले दूल्हे में सज रहे, अरे हाँ हाँ सज रहे रे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में हाँ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो सज रहे भोले बाबा निराले चोले में। सज रहे भोले बाबा निराले चोले में। है भेष निराला, है भेष निराला, ये भंग का प्याला, सर जटा बढ़ाए, तन भस्म लगाए, ओढ़ी मृगशाला, गले नाग की माला, है शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, कर डमरू साजे, त्रिशूल अंजी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। है ससुराल। क्या हाल चाल है मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों। दिगंबर हो बैल पे सवार, हैप्पी शिवरात्रि। सवार सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हो देखो भोले बाबा की अजब है बात, वो देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सर आपने उड़ान बैग में पार्शल इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं कराया, ऐसा हो ही नहीं सकता। भोले बाबा पक्का पक्का मैंने कराया, पार्शल इंटीग्रेशन मेथड वाला कॉन्सेप्ट मैंने कराया, बिल्कुल कराया है, देखो सज रहे पक्का पक्का कराया है। बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। हैप्पी शिवरात्रि। ओ मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, कदे हंस भी लिया करो, हंसते रहा करो, बहुत जरूरी है हंसना, बहुत जरूरी है। जिंदगी को जियो बेटे, सही बता रहा हूं, एंजॉय किया करो हर मूवमेंट को, ऐसे मुंह लटका के मत बैठा करो, है गाबा सर पेपर आ रहे हैं, है गाबा सर पेपर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं ना, फिर पेपर आ रहे हैं तो वो तो आएंगे ही। टाइम को थोड़ा पकड़ लोगे, तुम टाइम को पकड़ लोगे, नहीं पकड़ सकते ना, बट उस चक्कर में और टाइम वेस्ट जरूर करोगे तुम, ये बात तो कंफर्म है। हाँ सर जी नहीं कराया आपने तो करा देंगे, कोई बात नहीं, दोबारा करा देंगे। क्यों रो रहे हो, क्यों रोने वाली स्माइली भेज रहे हो हैं? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग अर्पिता, वेरी गुड इवनिंग प्रीत, वेरी गुड इवनिंग रेशमा, वेरी गुड इवनिंग बंसल साहब, कल्पना, कुंदन, जयेश,
वेरी गुड इवनिंग रिम झीम। जैन साहब क्या हाल चाल हैं? चलो बहुत बढ़िया, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार को। महाकाल आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मेरे को दो लाइनें ध्यान आ गई कि क्या नाम उसका, तो कहते हैं ना कि महाकाल महाकाल हैं प्यारे, मतलब तेरी मेरी ढाल है भगवन, भगवन सब कमाल हैं प्यारे, तेरी मेरी ढाल हैं प्यारे, ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल हैं प्यारे जी। माजा माँ माजा माँ माजा माँ जी। चलो आ जाओ सारे बच्चे। अच्छा, कल परसों वाली क्लास मैंने रिकॉर्डिंग डाली थी, पता है ना आपको? मतलब ये तो पता ना कि परसों क्लास थी, आधे घंटे की मैंने वीडियो बना के डाली थी। तो परसों हमने 3 चैप्टर हमने खत्म कर लिए थे। वैल्यूएशन के क्वेश्चन हो चुके थे, सप्लाई वाले क्वेश्चन हो चुके थे, और एक हमारा वैल्यूएशन, सप्लाई और एक और आरसीएम, ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। सर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी? नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, बट आज हम पहले कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चन की पहले हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट सेशन के अंदर मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करवा दूंगा मेरे बच्चे, टेंशन मत लिया करो। राइटिंग प्रैक्टिस में तुम्हारी मतलब ये लगा लो कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? बट मेरे साथ साथ ना तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? टेस्ट सीरीज दो, हो सके टेस्ट सीरीज दो, मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट के जरूर दो, आरटीपी जरूर सोल्व करके देखो। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जितना खुद लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना उतना और बढ़िया होगा तुम्हारे लिए, तब तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ एक बार, अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ जी। अब हमें यहाँ पे हमें क्या करने, 3 चैप्टर, जैसे बच्चे कहते हैं ना सर चैप्टर वाइज बताओ, तो 3 चैप्टर उसके आज हमें क्वेश्चन करने। एक तो आईटीसी वाला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे एग्जाम के लिए। दूसरा फिर पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। और तीसरा चैप्टर मैंने कहा था टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के लिए, उसमें से भी कंफर्म क्वेश्चन बनता है। 8 मॉडल टेस्ट पेपर है, तो देखते हैं आज हमारे कितने होते हैं। मैंने क्वेश्चन हाईलाइट किए हुए हैं, तो आओ 1 बाय 1 करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? आ जाओ। और जो इसके हम क्वेश्चन करेंगे, इसके हम क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि ये लगा लो आईटीसी प्लस में पेमेंट, इन दोनों को मिलाकर कम से कम 15 नंबर तक की वेटेज है जो तुम्हारे एग्जाम में बनती है। तो ये दोनों चैप्टर की वेटेज जो है ना वो 15 नंबर की है। इन दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है? आ जाओ अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ जी। अब यहां पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे देखने जा रहे हैं, और आई होप इस सीरीज का आप सभी को फायदा हो रहा होगा, पक्का पक्का। तो आप इस सीरीज से क्या सीख रहे हैं? क्वेश्चन को पढ़ना सीख रहे हैं, और क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो सीख रहे हैं। आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 की ना एक बार रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं, उसने हमसे मांगा क्या है। तो आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 1 चेक करना क्या कहता है जी। कह रहा है कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना है? मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, मतलब कितना हमें नेट जीएसटी कैश में पे करना है वो बताना है। बाय विष्णु प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी के महीने का बताना है। मेक सुटेबल एजम्पशन एज रिक्वायर्ड, मतलब उसने बोला जहां तुम्हें रिक्वायरमेंट लगे वहां पर तुम सुटेबल एजम्पशन भी ले सकते हो। तो उसने हमें ओपन हैंड दे दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एजम्पशन लेनी है तो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बेस पर भी हम तुम्हारा आंसर चेक कर लेंगे, तुम निश्चिंत रहो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? ठीक है जी। सर आईटीसी के मास्टर क्वेश्चन, बेटे आ जाओ, अभी समझ में आएंगे तुम्हें, सब कुछ समझ में आएगा, बस क्वेश्चन पढ़ना सीख लो, ठीक है? आ जाओ जी। अब एक बार यहां पे चेक करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। वो कह रहा है विष्णु प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की सप्लाई कर रहा है, एट कोलकाता, हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। पहले मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे में को ये बता दो बस। पहली बात, ये इंडिविजुअल है या कंपनी है? कंपनी है, कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लायर है जो गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करता है। आप मेरे को बताओगे अगर ये गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई कर रहा है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होगी बताओ।
मेरे को सारे बच्चे बताओ इसके लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होगी। सारे बच्चे बस मेरे को ये बता दो, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट होगी वो 20 लाख रुपए की लिमिट होगी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस वाले केस में 20 लाख रुपए की लिमिट होती है। तो 20 लाख से ऊपर जैसे ही टर्नओवर होती है तो वो पर्सन क्या बन जाता है, लायबल बन जाता है। फिर कहां पे है, कोलकाता। अच्छा कैलकाटा कहां पे है जी, आई थिंक कैलकाटा वेस्ट बंगाल के अंदर है ना, तो मतलब मैं कह सकता हूं लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो वेस्ट बंगाल की है जी। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन सी है, वेस्ट बंगाल की सप्लायर की लोकेशन है, ठीक है। अब वो कह रहा है ही हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किसकी, मतलब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, मतलब रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाई, रिगार्डिंग इनवर्ड सप्लाई या रिगार्डिंग बोथ। पहले मेरे को ये बताओ रिगार्डिंग क्या, मतलब इंफॉर्मेशन जो दे रहा है क्या वो आउटवर्ड सप्लाई की दे रहा है, इनवर्ड सप्लाई की दे रहा है या दोनों की दे रहा है, वो दोनों की दे रहा है, ठीक है ना। वो किसकी दे रहा है, वो दोनों की दे रहा है। उसने आउटवर्ड सप्लाई की नहीं बोला, इनवर्ड सप्लाई की नहीं बोला, तो मतलब अब तुम्हें नीचे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने बाइफरकेशन नहीं दिया कि ये आउटवर्ड सप्लाई है या इनवर्ड सप्लाई है। याद है हमने क्लास में कई क्वेश्चन किए थे, वहां पर सेल और परचेस को बाइफरकेट किया हुआ था। अब सारे बच्चे मेरे को बोला जहां पे सेल और परचेस को बाइफरकेट की है वो क्वेश्चन आसान होते हैं या ये वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, मेरे को सोच के बताओ भाई। अगर तुम्हें क्वेश्चन में आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई अलग अलग करके बता दे वो इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, या जहां पर हमें फाइंड आउट करना पड़े वो इजी बन जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर हमें अलग अलग दे रखे होंगे वो इजी बन जाते हैं भाई, जहां पर अलग अलग दे रखे होंगे वो इजी बन जाते हैं। वहां तो क्लेश ही खत्म हो गया ना। आउटवर्ड सप्लाई से जीएसटी निकालना है, इनवर्ड सप्लाई से आईटीसी निकालना है, तो टेबल 1 टेबल 2 फिर टेबल 3 बनेगी, नेट जीएसटी पेबल निकाल देंगे। बट यहां पे थोड़ा सा हमें दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई मिक्स है। यहां फाइंड आउट करना जरूरी है कि क्या आउटवर्ड सप्लाई है, क्या इनवर्ड सप्लाई है, ठीक है। आओ जी अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं जी, एक बार क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। अब पहला वो क्वेश्चन कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। इंट्रा स्टेट सप्लाई, वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, वो सप्लाई कर रहा है, किसके सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ऐसे हैं रिसीव एज एडवांस इन जनवरी, जिसका एडवांस जनवरी में आ गया था, जिसका एडवांस कब आ गया था, जनवरी में आ गया था ना। इनवॉइस फॉर द एंटायर सेल इशू किया 15 फरवरी को। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है एडवांस आया जनवरी में, इनवॉइस इशू हुआ फरवरी में, तो इस 1 लाख पे जीएसटी जनवरी में जाएगा या फरवरी में जाएगा, पहले मेरे को ये बता दो जी। पहले मेरे को ये बताओ इस पे जीएसटी कब जाएगा, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, इस पे जीएसटी कब जाएगा, जनवरी में जाएगा या फरवरी में जीएसटी जाएगा, बस मेरे को ये बता दो सारे बच्चे। 1 लाख एडवांस आ गया, टोटल पेमेंट 4 लाख की है, उसमें से 1 लाख रुपए का जनवरी में एडवांस आ गया था, उसका इनवॉइस फरवरी में कटा था, तो उस पर जीएसटी कब जाएगा, बस मेरे को ये बता दो जी। फरवरी में जाएगा। अच्छा क्यों फरवरी में जाएगा भाई, एडवांस पेमेंट है, हैं 1000 रुपए से ऊपर तुमने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा क्या एडवांस वाला, जल्दी बोलो तुमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा क्या एडवांस वाला, क्या हो गया तुम्हें, हैं हेलो। एडवांस पेमेंट पे टाइम ऑफ सप्लाई कब बनता है, डेट ऑफ पेमेंट नहीं पीओटी बनेगा क्या, नहीं डेट ऑफ पेमेंट पीओटी नहीं बनेगा क्या। 1000 तक का एडवांस है तो फिर पीओटी बाद में बनेगा, अगर 1000 से ऊपर का एडवांस है तो फिर पीओटी अभी बनेगा। एडवांस अब जनवरी के अंदर आया है तो पीओटी तुम फरवरी में कैसे बनाओगे, हाँ शुक्र है भगवान का। ये बहुत बढ़िया बात है कि सर जी वो सर्विस वाले केस में होता है, वो गुड्स वाले केस में नहीं होता, और ये क्वेश्चन गुड्स वाला है। अगर क्वेश्चन गुड्स वाला है ना तो उसमें एडवांस पेमेंट चेक नहीं करते, एडवांस वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पर, तो इसलिए एडवांस पेमेंट पे जीएसटी नहीं गया होगा, तो पूरी की पूरी वैल्यू पर जीएसटी जो है वो अभी जाएगा, तो जीएसटी पूरे 4 लाख पे लगेगा, जीएसटी 3 लाख पे नहीं लगेगा। अब जो तुमने मुझे बोला है ना, ये बात तुमने मुझे बोली है, इसको तुम्हें एक्सप्लेन भी करके आना पड़ेगा वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि तुमने मुझे रीजन दिया ना, मैंने तुमसे पूछा, तुमने मुझे रीजन दिया, बस यही रीजन तुम्हें वहां पे लिख के आना है कि तुमने यहां पे 4 लाख पे जीएसटी क्यों लगाया, 3 लाख पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए इसीलिए तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं कि ताकि तुम 3 लाख पे जीएसटी एप्लीकेबल करो, 4 लाख पे ना करो जी। क्या बात मेरे समझ में आई है जी, पक्का लॉक कर दो इस पॉइंट को। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। ये ना मैं छोटी छोटी बातें हैं इसको वो उसके ऊपर लिख लिया करो, स्टिकी नोट्स जो होते हैं ना, स्टिकी नोट्स, कि हाँ भाई एडवांस पेमेंट
कंसीडर ओनली फॉर सर्विस नॉट फॉर गुड्स। ये छोटी छोटी बातें ना तुम बाद में गलती करोगे। अगले पॉइंट पर आओ। फिर अगला, अच्छा ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है तो यहां पर आउटवर्ड सप्लाई लिख लेता हूं। अगला देखो, अगला क्या है, परचेज। हाँ जी, कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए कॉम्पोजिशन डीलर रजिस्टर्ड इन कर्नाटका। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इनवर्ड सप्लाई है आउटवर्ड सप्लाई है? इनवर्ड सप्लाई है। अगर ये इनवर्ड सप्लाई है तो इस पर किसकी बात होगी? आईटीसी की बात होगी। और वैसे तो इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा जी। रीजन लिखने के भी नंबर मिलते हैं भाई साहब, उसी के नंबर मिलते हैं ज्यादा, ये बात ध्यान रखना। ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अगर 10 नंबर लेने हैं सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट करके आना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, परचेज की बात हो रही है, इनवर्ड सप्लाई की बात हो रही है, और वैसे भी कॉम्पोजिशन डीलर है, तो कॉम्पोजिशन डीलर है तो उसके इसमें आईटीसी का मतलब ही नहीं है, बट ये बात तो कंफर्म है कि वो इनवर्ड सप्लाई है। अगले पॉइंट पर आओ, कह रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग ए रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इट इज इन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। पहले मेरे को बताओ ये आउटवर्ड सप्लाई है इनवर्ड सप्लाई है? ये भी आउटवर्ड सप्लाई है। वो कह रहा है सर्विस प्रोवाइडेड, आपने सर्विस प्रोवाइड की है बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, और ये इंट्रा स्टेट है। वैसे तो ये एग्जाम्ट है, वैसे मैंने एग्जाम्शन वाला चैप्टर तुम्हें रिवाइज करना दिया नहीं था, बट अब एक पॉइंट आ गया तो मैं तुम्हें बता देता हूं। याद करो एग्जाम्शन में हमने डिस्कस किया था, एग्जाम्शन के अंदर डिस्कस किया था कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी गई है, ठीक है ना, अदर देन एज ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो वो सर्विस एग्जाम्ट है। बट प्रॉब्लम क्या है पता क्या था? वहां पे कंस्ट्रक्शन की बात थी, वहां पे कंस्ट्रक्शन की बात थी, और यहां पे रिपेयर की बात है। तो कंस्ट्रक्शन, अगर यहां पे रिपेयर की जगह अगर यहां पे कंस्ट्रक्शन वर्ड होता तो ये सर्विस एग्जाम्प्ट हो जाती है। अब देखो कितना कितना छोटा सा पॉइंट है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर? कितना कितना माइनर सा पॉइंट है। अब जिसने ये पॉइंट रखा होगा, हाँ सर एग्जाम्शन में कुछ पढ़ा, बिल्कुल सही बात है, बट वहां पर कंस्ट्रक्शन की बात थी, वहां पर रिपेयर की बात ही नहीं थी, और यहां पर रिपेयर की बात हो रही है। तो अगर ये रिपेयर की बात है मतलब ये सर्विस टैक्सेबल है, तो सर्विस पे जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल जी, चैतन्य गुड्स वाले केस उसमें तो कंसीडर करते हैं ना, उसमें तो होता है। मैं फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अब अगला पॉइंट देखो, मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल्ड। हाँ जी अवेल्ड, अब जल्दी बोलो अवेल्ड। अवेल्ड का मतलब इनवर्ड सप्लाई है, तो भैया मेंबरशिप ऑफ क्लब है, अवेल्ड है फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री। आईटीसी आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि क्लब की मेंबरशिप वाले केस में आईटीसी ब्लॉक होता है, क्लब की मेंबरशिप वाले केस में आईटीसी ब्लॉक होता है। चलो ये इनवर्ड सप्लाई है। आगे देखो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम जीटीए। हाँ जी रिसीव्ड फ्रॉम जीटीए। अब मैंने जीटीए से सर्विस ली है, अब जीटीए से सर्विस ली है तो वैसे तो भाई साहब जीटीए की सर्विस रिवर्स चार्ज में, बट वो तब है अगर 5% वाला ऑप्शन लिया हो, और यहां पर वो कह रहे हैं कि जीटीए ने ऑप्शन लिया 12% वाला। अब अगर जीटीए ने 12% वाला ऑप्शन लिया तो फॉरवर्ड चार्ज में कवर है भाई, फॉरवर्ड चार्ज में कवर है ना, तो फॉरवर्ड चार्ज में कवर है तो इस पे जीएसटी जो होगा मैं पे नहीं करूंगा, सप्लायर जीएसटी पे करेगा। क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल आईटीसी मिलेगा। ये वाला काम जो है वो मेरी इनवर्ड सप्लाई में कवर होता है, आउटवर्ड सप्लाई में कवर नहीं होता, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है ना। 12% वाला है ना, याद है ना, 12% वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज है, 5% वाले केस में रिवर्स चार्ज है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ, फिर वो कह रहा है इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइडेड, फिर यहां पर बात आ रही है प्रोवाइडेड, है ना, प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। अब अगर आप स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की सर्विस दे रहे हो तो ये सर्विस जो है वो टैक्सेबल है। अगेन ये आउटवर्ड सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगी। एक बच्चा कहता है यार गाबा सर, ओए गाबा सर, हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओए ओए गाबा सर, यार एक बात बताओ यार, आपने कहा था वो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स वाली सर्विस तो एग्जम्प्ट होती है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होती है सर, फिर आप ये टैक्सेबल क्यों कह रहे हैं? सर यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपने ट्रेनिंग की सर्विस दी है स्पोर्ट्स की, ये सर्विस देने वाला कौन है? एक कंपनी है, वो एग्जम्पशन कब मिलती है? अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ये ट्रेनिंग की सर्विस दे रहा होता तो एग्जम्प्ट हो जाता। ये याद है चैरिटेबल ट्रस्ट वाले पॉइंट में, चैरिटेबल ट्रस्ट वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था जी। मैं दोबारा बोल दूं, चैरिटेबल ट्रस्ट वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट अगर ट्रेनिंग की सर्विस दे रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो एग्जम्पशन में है, ये तो कंपनी है तो ये सर्विस जो है वो टैक्सेबल है जी। आगे देखो फिर अगला पॉइंट क्या है, इंटर स्टेट सिक्योरिटी सर्विस, इंटर स्टेट सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड, अगेन प्रोवाइडेड मतलब आउटवर्ड सप्लाई है टू भारत हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज इन द कमानी ऑडिटोरियम आउटसाइड द स्कूल कैंपस।
हेलो, याद करो, अगर सिक्योरिटी सर्विस स्कूल को दी जा रही है एग्जम्प्ट है, बट सिक्योरिटी सर्विस स्कूल को दी जा रही है कब एग्जम्प्ट है? अगर वो स्कूल के अंदर दी जा रही हो। अब ये तो आउटसाइड दी कमानी, मतलब आपको कोई एनुअल डे का फंक्शन है और वो तुम्हारे स्कूल की प्रीमाइसिस से बाहर है, तो वहां सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है, तो वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होती, ये भी टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है, और ये भी तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई है, ये तुम्हारी इनवर्ड सप्लाई नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब आगे देखो, फिर वो कह रहे हैं इनपुट टू बी रिसीव्ड। अच्छा, रिसीव्ड मतलब ये मेरी इनवर्ड सप्लाई है, ये मेरी इनवर्ड सप्लाई है। फिर वो कह रहे हैं रिसीव्ड इन 4 लोट्स, आउट ऑफ सेकंड लोट रिसीव हुआ इस मंथ में। भैया 4 में से दूसरा लोट अभी मिला है, बाकी 2 लोट तो मुझे मिले ही नहीं। अब तुमसे बढ़िया कौन इंटेलिजेंट होगा, जब मैं लास्ट लोट रिसीव करूंगा उस टाइम पर मेरे को सारा आईटीसी मिलेगा। जब मैं लास्ट लोट रिसीव करूंगा उस टाइम पर मुझे सारा आईटीसी मिलेगा। तो बताओ क्या दिक्कत वाली बात है? अब यहां पे मेरे को सेकंड लोट की बात हो रही है, तो टोटल 4 लोट हैं, तो यहां पर मेरे को आईटीसी की बात ही नहीं होगी, आईटीसी मिलेगा ही नीचे। अब यहां पे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, रेट 18% है, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव टैक्सेस है, सारी की सारी आईटीसी वाली कंडीशन वो कह रहे हैं सेटिस्फाइड है। टर्नओवर जो है वो 2.5 करोड़ रुपए की है पिछले साल में, मतलब वो नॉर्मल स्कीम वाला है, कॉम्पोजिशन वाला नहीं है। तो कह रहा है नेट जीएसटी पेपर निकाल दो। करोगे क्वेश्चन? करें विद प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी इसको हम सोल्व करते हैं और चेक करेंगे कितने टाइम में ये क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब एक बार इस मॉडल टेस्ट पेपर में कोई और क्वेश्चन है तो देख लेता हूं, नहीं तो फिर उसको हम सोल्व करके देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर दोनों को हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। दोनों को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, एक बार चेक करो ये क्वेश्चन भी कितने नंबर का है। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का यहां पे निकल के आ रहा है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। आओ जी देखो क्या कह रहा है। कह रहा है डिस्कस वेदर द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर द जीएसटी लॉ। बताओ जी, मतलब वो ये बात कहना चाह रहा है कि आप ये डिस्कस करो कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा है, तो क्या मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, क्या वो किसी भी टैक्स की पेमेंट में यूज हो सकता है? आंसर इज नो। याद करो, आपको मैंने क्या कहा था, याद है आपको मैंने क्या कहा था मेरे बच्चे? आपको मैंने ये कहा था कि जब भी आप पेमेंट करते हो, बहुत ध्यान सुनना, जब भी आप पेमेंट करते हो, क्रेडिट लेजर की पेमेंट करते हो, तो यूज करते हो ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। याद है, ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, नॉट फॉर ऑल अदर पेमेंट। अब आउटपुट टैक्स को फिर डिफाइन किया था, आउटपुट टैक्स में सभी जीएसटी कवर होते हैं, एक्सक्लूड जो आरसीएम वाला जीएसटी है वो कवर नहीं होता। जब आरसीएम वाला जीएसटी कवर नहीं होता, इट मींस आरसीएम वाला जीएसटी की पेमेंट करने के लिए तुम क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, ये भी तुम्हारे आउटपुट टैक्स में कवर नहीं होते। इट मींस इनकी पेमेंट करने के लिए भी तुम क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है बेटे? क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, ये सारी बातें मुझे पता है, ये मुझे पता है। तो मैंने क्या लिख के आओगे? यही लिख के आओगे क्या? क्रेडिट पवित्र वस्तु है। वो तो सारा कुछ समझाने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। आंसर तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल जो आ रहा है वो 100% सच है, बट लिखना भी तो है। ये थोड़ा लिखोगे क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, पवित्र वस्तु को पवित्र जगह पर ही यूज करेंगे, ऐसा थोड़ा लिखोगे। लिखोगे तो जो लॉ में लिखा हुआ है ना उसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, बट आंसर तो लिखोगे। ठीक है, चलो तो अब एक बार ऐसा करो, पहले फटाफट से इसको लिखते हैं। आ जाओ, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आओ जी, सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले हेडिंग डाल लो जी, हेडिंग डाल लो, यहां पे लिखो। पहला पॉइंट कर रहे हैं यहां पे, पहला कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑन, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। एमटीपी में 25 का आईटीसी रिलेटेड मिस्टेक है सर। आप मेरे को भेज देना चैतन्य, एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिखो, सबसे पहले यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स
और यहाँ पे लिखो सबसे पहले CGST, साथ में रेट भी लिख सकते हो 9%, SDST 9%, IGST 18%। ये आपने साथ में लिख लिया जी, ये आपने साथ में लिख लिया। ठीक है, अब यहां पे लिखो सबसे पहला। अब पहला उसने यहां पे क्या बोला है जी, पहला उसने बोला है इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, 4 लाख रुपए की है, तो मल्टीप्लाई 9% ईच। अब यहाँ पे 4 लाख मैंने क्यों लिया, तो वर्किंग नोट 1 में जाके देख लेना चाहिए, वर्किंग नोट 1 में जाके लिख लेना। वैल्यू का कॉलम बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। मैं आपको दोबारा दोबारा बोल रहा हूं, प्रेजेंटेशन को रटना मत, बनाना है बना लो। आपको मैंने एक प्रेजेंटेशन में वेरी ना, अब ये थोड़ा कि सर आपने वहां वैल्यू का बनाया था, यहाँ पर वैल्यू को नहीं बताया, नंबर कट जाएंगे। नंबर कुछ नहीं कटेंगे, डिपेंड करता है टाइम कितना आपके पास। वैल्यू को बनाना है बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 लाख का 9%, यहाँ पे 36,000 पे CGST हो गया, 36,000 पे यहाँ पे SGST हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, नील आ गया जी, यहाँ पे नील आ गया। सेकंड पॉइंट फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है जी, सर्विसेज रेंडर्ड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग ऑफ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट otherwise than as a part of residential complex, other than as a part of residential complex। और इसको भी यहां पे लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 2। अब यहां पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसको टैक्सेबल तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो एग्जम्प्ट है ना। अब एग्जामिशन में क्या है और क्यों हम टैक्सेबल कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू कितनी है जी आपकी, तो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है 1 लाख रुपए की वैल्यू आ रही है जी। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 9% ईच, तो यहाँ पे 9,000 का CGST आ गया, यहाँ पर भी 9,000 का CGST आ गया, और यहाँ पर IGST नहीं लाएगा जी। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पर आओ जी। तीसरा पॉइंट देखो, आउटवर्ड सप्लाई में और क्या आएगा जी। अब तीसरा पॉइंट हमारा यहां पर आएगा ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स बाय कौन सी कंपनी है जी, विष्णु प्राइवेट लिमिटेड, विष्णु प्राइवेट लिमिटेड। अब यहां पे भी लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 3। अब ये भी तुम्हें एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा तुम टैक्सेबल क्यों कर रहे हो, क्योंकि स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की सर्विस तो एग्जम्प्ट है, तो वो एग्जम्प्ट कब है और टैक्सेबल क्यों हो रही है, ये भी तुम्हें एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। अब यहां पे कितना अमाउंट निकल के आ रहा है जी, यहां पर आपका जो अमाउंट निकल के आ रहा है ये इंटरस्टेट है, तो ये लिख लेना इंटरस्टेट है वैसे ये जी, ठीक है ना, ये जो है वो इंटरस्टेट है। तो वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 10,000 रुपए की वैल्यू है, 10,000 मल्टीप्लाई 18%, तो यहाँ पे तो आएगा 1,800 रुपए का IGST आएगा जी। ठीक है जी, 1,800 रुपए का IGST यहाँ पे निकल के आएगा। और चेक करते हैं आउटवर्ड सप्लाई कौन सी है जी। और फिर हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी की सर्विस है, तो लिखो यहाँ पे इंटर स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू भारत हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल
फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन, एनुअल डे फंक्शन इन आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइसिस, आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइसिस। इसको भी आप यहां पे लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 4। इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो स्कूल में अगर दी गई है तो वो एग्जम्प्ट है, अभी आउटसाइड द स्कूल है तो वो टैक्सेबल है। अब यहां पर कितनी है वैल्यू उसने लिखी है 15,000 रुपए, तो ये भी इंटर स्टेट है, तो 15,000 मल्टीप्लाई 18%, तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी आएगी 2700 रुपए। एक बार चेक कर लो, और कोई तो नहीं है जी? नहीं, ये सारी की सारी बस ये आउटवर्ड सप्लाई है। तो एक बार चेक करो टोटल जीएसटी कितना आ गया जी, टोटल ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी, तो यहां पे 45,000, यहां पर भी 45,000, और यहां पर जो आ रहा है वो 4500 रुपए निकल के आ रहा है। ये हमारा ग्रोस जीएसटी है जी, ये हमारा यहां पे ग्रोस जीएसटी निकल के आ रहा है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? ठीक है, अब जाके हमारी टेबल 1 खत्म हो गई, अब जाके टेबल 1 हमारी खत्म हो गई। अब यहां पे आओ, सेकंड पॉइंट पे आओ। अब यहां पे लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाई। अच्छा, अब बच्चा ये बात कर रहा है सर जो वर्किंग नोट है क्या वो क्या, अरे जीटीए वाला तो नालायक इनवर्ड सप्लाई है ना, जीटीए की सर्विस आपने ली है, हो गई आउटवर्ड सप्लाई थोड़ा है, क्या हो गया रंगा साहब, क्या दिक्कत है भाई, क्या कहने लाग रहा है? इनवर्ड सप्लाई है वो, आउटवर्ड सप्लाई कड़ है भाई, वो सर्विस ली है, दी थोड़ा है। अच्छा सुनो, अब बच्चा कह रहा है सर वर्किंग नोट कहां बनाने हैं, तो क्या वर्किंग नोट मुझे इसके नीचे बनाने हैं? तुम इसके नीचे भी बना सकते हो और तुम लास्ट में भी जाके बना सकते हो, मतलब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड, जैसे मैं लिखा ना वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4, कायदे से वो वर्किंग नोट वैसे इसके नीचे बनने चाहिए, क्योंकि वो वर्किंग नोट जो है वो आउटवर्ड सप्लाई के। बट अब मान लो तुमने आईटीसी कर दिया, पेमेंट कर दी, तुम्हें याद ही नहीं रहा वर्किंग नोट बनाने थे, तो तुम लास्ट में भी बना सकते हो, बट वहां ऊपर लिख देना कि वर्किंग नोट रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाई, ऊपर एक्सप्लेन कर देना कि वर्किंग नोट जो मैंने बनाए हैं रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है, या तो इसके नीचे बना दो या बाद में जाके बना दो, ठीक है। अभी हम आईटीसी वाला पॉइंट कर लेते हैं, तो लिखो यहां पे जी, अब यहां पे पर्टिकुलर, यहां पे पर्टिकुलर, और यहां पे फिर आपका वही CGST @9%, SGST @9%, और यहां पे IGST आएगा @18%, @18%, ठीक है। अब यहां पे लिखो फटाफट से नहीं, तो सबसे पहले तो यहां पे लिखो ओपनिंग आईटीसी। अब ओपनिंग आईटीसी में जो निकल के आ रहा है वो CGST 57,000 रुपये है, और SGST का नील है, IGST जो है वो 50,000 रुपये है। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है जी, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। अब इसमें ऐड करूंगा जी, अब इसमें क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अब ऐड में सबसे पहला जो है, पहला पॉइंट है दैट इज परचेज गुड्स फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर, परचेज गुड्स फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर, आपने कॉम्पोजिशन डीलर वाले से गुड्स परचेज किया जी, ठीक है जी। अब यहां पे आप लिख सकते हो ITC नोट अवेलेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द टैक्स has been paid under composition scheme। भाई जो भी आप टैक्स पे करोगे उस पर ITC क्लेम नहीं कर सकते, तो इसमें क्या आएगा, नील आएगा, इसमें क्या आएगा, नील आएगा, इसमें क्या आएगा, नील आएगा। इन तीनों में से किसी भी केस में ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाला बंदा जो है वो कॉम्पोजिशन है। सर क्या इसका वर्किंग नोट बनाना है? नहीं, क्योंकि वो हमने साथ में लिख दिया। हाँ, अगर तुम साथ में नहीं लिखते फिर इसको वर्किंग नोट में लेके जाना पड़ता कि तुमने ITC में नील क्यों लिखा है, बट मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया, तो अलग से वर्किंग नोट बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना।
अगले पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट था मेंबरशिप ऑफ क्लब। मेंबरशिप ऑफ क्लब दैट इज ब्लॉक आईटीसी अंडर सेक्शन 17(5). तो इसका आईटीसी भी ब्लॉक है सेक्शन 17(5) में, यहां पर भी नहीं लाएगा, यहां पर भी नहीं लाएगा। अब अगला तीसरा पॉइंट हो, तीसरा पॉइंट यहां पे आ गया जीटीए वाला जी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रिसीव फ्रॉम जीटीए। आपने जीटीए सर्विस ली है जी, ठीक है जी। आईटीसी अवेल्ड सिंस सच सर्विस related to in the course or furtherance of business। ये जो सर्विस ली है ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। अब जीटीए कितने जी 12% वाले है ना, तो जीटीए की वैल्यू 2 लाख है। अब उसने 12% वाला ऑप्शन ले रखा है और वो सप्लाई जो है वो इंटर स्टेट है, तो 2 लाख का 12% कितना आ गया 24,000 रुपए का यहां पे आईजीएसटी का क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। सर मैन्युफैक्चर वाली में इतना ही लिखना है बस। मैन्युफैक्चर कौन सा जी, कौन सा मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर वाला कौन सा है भाई? मैन्युफैक्चर मेंबरशिप ऑफ क्लब वाला है बस, वो मैन्युफैक्चर वाला थोड़ा है, मेंबरशिप ऑफ क्लब वाला है। हाँ इतना ही लिखना है, ब्लॉक आईटीसी बस। अबे नालायक, इसको लिखते लिखते तुम्हारा आधा घंटा हो जाएगा, क्वेश्चन करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। आगे लिखो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 उसने अगला यहां पर क्या बोला जी। अब पॉइंट नंबर 4 के बाद जो यहां पे हमारा नेक्स्ट निकल के आ रहा है दैट इज इनपुट, इनपुट रिसीव्ड इन 4 lots out of which second lot received in this month, in this month। तो ITC not allowed since full ITC, since full ITC allowed on लास्ट लोट। पूरा का पूरा आईटीसी लास्ट लोट पे मिलता है जी। सर यहां आरसीएम जीटीए में तो यहां नहीं लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे? आईटीसी तो भी मिलेगा जी, आईटीसी तो भी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। बट आउटवर्ड सप्लाई में फिर और आ जाएगा क्योंकि वहां पे जीएसटी आरसीएम वाला देना पड़ेगा, आईटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा जी, आईटीसी तो भी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। बस वहां पे जब हम जीएसटी देने जाएंगे आरसीएम वाला वो हमें कैश में देना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पर भी नहीं लाएगा, यहां पर भी नहीं लाएगा, यहां पर भी नहीं लाएगा, तो मेरे ख्याल से और तो मेरा कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लो, 8 7 है ना, 7 में से 4 यहाँ पे आ गई, 3 हमने वहां पे ऊपर कर दी, डन हो गया जी। अब यहाँ पे लिखो टोटल आईटीसी, टोटल आईटीसी यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है 57,000, यहाँ पे नील और यहाँ पे 74,000 का आईटीसी आ रहा है जी। अब यहां पे आ जाओ, फाइनली लास्ट पॉइंट क्या हो, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लाइबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लाइबिलिटी। अब यहां पे आप लिखो जी पर्टिकुलर्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब यहां पे लिखो सबसे पहले ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी। अब ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी जो है वो आई थिंक मेरी थी 45,000 रुपये, 45,000 रुपये और 4500 रुपये, यही थी ना। फिर माइनस में करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे पहले हमें हत्या करनी है आईजीएसटी की। अब आईजीएसटी आप यहां पे
कितना है जी मेरे पास, कितने है जी 74,000 रुपये ना, तो 4500 यहाँ यूज कर लिया मैंने, 4500 यहाँ कर लिया। अच्छा उसके बाद SGST का नील है, तो SGST का नील है तो 45,000 यहाँ यूज कर लो। अब 45,000 4500 कितना हो गया, 45,000 प्लस में 4500 बचा कितना है हमारा, बचा है 74,000 में से माइनस कर दिया तो 24,500 रुपये यहाँ यूज कर लो। 24,500 रुपये यहाँ पे यूज कर लो। तो ये जो आपने यहाँ पे यूज की है ये आपने IGST यूज की है, ये बात ध्यान देना जी, ये तीनों के अंदर आपने IGST यूज किया है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, उसके बाद फिर अगला यहाँ पे आ गया CGST। अब CGST यहाँ तो ये तो अब खत्म, CGST कितने हमारा, CGST हमारा है 57,000। अब 45 में से 24,500 तो IGST में चला गया, तो 20,500 रुपये ये मेरा हो गया CGST। और इसको तुम यहां यूज नहीं कर सकते, ये खत्म हो चुका है। SGST वो तो मेरे पास है ही नहीं जी, SGST का तो क्रेडिट ही नहीं है। तो अगर मैं यहां पे नेट GST पेबल इन कैश, तो यहां तो नील, यहां पर भी आपका नील आएगा, यहां पे चेक करना पड़ेगा कितना आएगा, यहां पर भी नील आएगा जी मेरे ख्याल से, तीनों में नील आ रहा है जी, तीनों में ही नील निकल के आ रहा है जी। ठीक है ना, तीनों में यहां पे नील निकल के आ रहा है। अब यहां पे लिखो जी नोट, नोट। अब यहां पे लिखो सिंस सफिशिएंट बैलेंस ऑफ ITC of CGST available for paying CGST liability and cross utilization of ITC CGST and SGST not possible as per the law, as per the law। IGST has been first used in IGST, then SGST और देन CGST, देन CGST। सर एक डाउट है, GTA तो RCM में था ना भाई, RCM में कैसे था, 5% वाला केस RCM में होता है, यहाँ तो 12% वाला है, तो RCM में कैसे रहेगा जी, इस केस में कोई भी RCM में नहीं जाएगा जी। RCM के अंदर तब होता है 5% वाला केस हो ना, यहाँ पे 12% वाला ऑप्शन ली है, तो RCM का तो मतलब ही नहीं है, फॉरवर्ड चाल लगेगा जी। चलो अब यहाँ पे लिख लो जी वर्किंग नोट्स। अब यहाँ पे वर्किंग नोट्स आप लिखोगे जी, जो ऊपर 4 वर्किंग नोट है ना, उन चारों वर्किंग नोट को मैं तुम्हें लिखवाने जा रहा हूं कि वो वर्किंग नोट में क्या क्या लिखना है। पहला पॉइंट आओ जी, यहाँ पे लिखो एज पर सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट, GST ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स payable at the time of issue of invoice or last date required to be issue of invoice। whichever is earlier, whichever is earlier, hence there is no concept of advance payment received in case of goods, in case of goods, hence GST on advance payment
ऑफ ₹1,00,000 is payable in Feb, in which invoice is issued, जहां पे इनवॉइस इशू किया था। ठीक है जी, जहां पे इनवॉइस इशू किया था। सर नेट लाइबिलिटी एक बार और समझा दीजिए। अबे मेरे बच्चे एक बात मेरे को बताओ, यहां पर तुम्हें इतनी लाइबिलिटी देनी है तो सबसे पहले हत्या किसकी करते हैं? सबसे पहले हत्या बताओ, हत्या किसकी करते हैं? आईजीएसटी की। तुम्हारे पास कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है? 74,000 पे है। अब 74,000 में से 4500 ये चला गया तो बाकी बचा ना, तो बाकी कहां करोगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी में। अब मैंने क्या किया, पहले सीजीएसटी में कर लिया क्योंकि सीजीएसटी का क्रेडिट तुम्हारे पास नहीं है, तो क्यों ना पहले हम सीजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म करें। तो यहां पर मैंने सीजीएसटी कर लिया। अब 45,000 ये खत्म हो गया, 4500 ये हो गया। इन दोनों को 74,000 में से माइनस कर दोगे तो बैलेंस 24,500 यहां बचेगा। तो 24,500 मैंने यहां पे कर लिया। 24,500 मैंने यहां पे कर लिया, ऐसे किया बस मैंने। उसके बाद फिर मैंने सीजीएसटी उठा लिया, तो सीजीएसटी मैंने सीजीएसटी में कर लिया जी। अब इवन मेरे पास ये खत्म हो चुका है, मेरे पास सीजीएसटी का क्रेडिट बचा हुआ है जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। हाँ तो ऐसे टेस्ट करो, इसमें गुस्सा होने वाली बात ही नहीं है। सितंबर 25 वाली एज ए टेस्ट दो तुम, वो तो मैं बाद में करवाऊंगा ना भाई। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम मेरे ऊपर दे दोगे तो फिर तुम्हारा टेस्ट कब होगा? उस सितंबर 25 वाली को एज ए टेस्ट दो, तुम आराम से दो, ठीक है ना। उसको मैं बाद में करवा दूंगा, तुम उसके लिए निश्चिंत रहो, करवा दूंगा, बट टेंशन मत लो, ठीक है। बट तुम एज ए टेस्ट उसको दो भी आराम से, तुम ये मत सोचो कि मुझे करवानी है, अपना काम करते चलो बस, ठीक है ना। अच्छा वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो यहां पे जी। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओरिजिनल वर्क्स, दैट इज कंस्ट्रक्शन of a single residential unit not a part of complex is fully exempt under GST, but such exemption is not for repair service, hence taxable। इसलिए वो टैक्सेबल है जी, इसलिए वो टैक्सेबल है। तीसरा वर्किंग नोट जी, यहां लिखो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग service are exempt only if such service provided by the charitable entity registered under GST, registered under GST। Since the provider is not a charitable trust, hence it would be taxable under GST। अदर देन ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में लिखा है अदरवाइज देन ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अदरवाइज मतलब वो रेजिडेंशियल
कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो वैसे ही टैक्सेबल है। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है तो एग्जम्प्ट है, बट वो भी तब अगर कंस्ट्रक्शन है, रिपेयर वाले केस में एग्जम्प्ट नहीं है। लास्ट वर्किंग नोट लिखो, पॉइंट नंबर 4, सिक्योरिटी सर्विस provided to school are exempt only when performed within school premises, within school premises, since service here were for an annual day function held outside the campus of school, since it is taxable, इसलिए वो टैक्सेबल है जी। तो अब जाके फाइनली हमारा ये काम खत्म हो जाता है जी। ठीक है जी, अब जाके फाइनली हमारा ये काम खत्म हो जाता है। हाँ जी, अब कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो जी। अब कोई भी दिक्कत परेशानी है तो फटाफट से बता दो जी। लॉक कर दो उसको जी। बोलो जी, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? डन। चलो अब एक बार एक क्वेश्चन यहां पे और था, एक क्वेश्चन फटाफट से वो देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वाला था ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां पे निकल के आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वाला जी। यहां पे है बी पार्ट। लो जी, डन। चलो अब एक बार फटाफट से उसके आओ जी। अब यहां पे लिखो सॉल्यूशन, अब यहां पे लिखो सॉल्यूशन जी। लिखो जी, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। लो जी, अब लिखो यहां पे लीगल प्रोविजन लिखो जी। द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर may be used for making any payment towards output tax, towards output tax। ठीक है जी, output tax। further output tax is defined as the tax chargeable on supply of
गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विस और बोथ, बट exclude tax payable on reverse charge basis, रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है जी, रिवर्स चार्ज बेसिस। अकॉर्डिंगली it is clarified that any payment towards output tax can be made by the utilization of input tax credit, that is a credit ledger, but for the payment of tax under RCM, interest, penalty, fees, etc., e credit ledger cannot be used for the payment of RCM liability, interest, penalty, fees, taxable person can use electronic cash ledger। कैश लेजर आप यूज कर सकते हो जी, ठीक है। मैंने लिखा ना कैन नोट, आप इसके लिए क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते, बट आप इसके लिए कैश लेजर यूज कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। तो कंक्लूजन, अब कंक्लूजन यहां पे लिखो, एज पर द अबव provision, statement given in question is incorrect, since e credit ledger can be used only for the payment of output tax and output tax does not include tax पेबल अंडर आरसीएम। टैक्स पेबल अंडर आरसीएम वो इसमें कवर नहीं होता, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है ना, वो इसमें यहां पे कवर नहीं होता, बस ये पर ध्यान देना जी। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? तो ये पूरी प्रेजेंटेशन आपने यहां पे करके आनी थी जी, ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन आपने यहां पे करके आनी थी, बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, बट उसकी प्रेजेंटेशन में तुम्हें होमवर्क दूंगा, ठीक है ना, उसकी प्रेजेंटेशन में तुम्हें होमवर्क दूंगा।
अब तुमने देखो, अभी अभी तुम्हें पहले क्वेश्चन करने में हमें 40 मिनट क्यों लगे, क्योंकि मैं बीच बीच में तुम्हें समझा भी रहा था। अब क्या मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा दूंगा, अब तुम बिना रुके उस क्वेश्चन को घर से करके देखोगे और चेक कर रहा वो क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है तो मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए विद प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, मतलब कोशिश करनी है 20 से 25 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन खत्म करना है, बस ये पर ध्यान दो। सर इंटरेस्ट आईटीसी से पेमेंट होता है? नहीं भाई, इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो कैश लेजर की बात होती है। आईटीसी से पेमेंट, आईटीसी ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, बस। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया आज, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 3H, मॉडल टेस्ट पेपर 3 है। तो उसका ये वाला क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और प्रेजेंटेशन जो आप इसकी पहले घर से करोगे। आ जाओ फटाफट से आओ जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है एबीसी एंड कंपनी ए चार्टेड अकाउंटेंसी फर्म, पहली बात एक फर्म है, हैज इट्स ऑफिस इन बेंगलुरु। ऑफिस कहां पे? बेंगलुरु। बेंगलुरु वही बेंगलोर मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल मतलब स्टेट, लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो यहाँ पे है। फिर वो कह रहा है इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अच्छा, इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके जी, स्टेट ऑफ नहीं, बेंगलुरु तो कर्नाटका में ही है, ठीक है ना, हाँ बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है ठीक है ठीक है ना, हाँ बेंगलोर, हाँ कैलकाटा तो वहां पे हो गया, बेंगलोर जो है, बेंगलोर हमारा कर्नाटका के अंदर आएगा, नहीं हाँ बेंगलोर कर्नाटका में आएगा ना, ठीक है। उसके बाद अब वो कह रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल की बात कर रहे हैं, इट सप्लाइड स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विस टू ध्रुव मैन्युफैक्चरर ऑफ कर्नाटका, वो भी कर्नाटका का है, ठीक है, वो भी कर्नाटका का है, ठीक है, हाँ समझ गया। उसके बाद 1,20,000 रुपए वो ले रहे हैं। फर्दर इट चार्ज 1,60,000 फॉर आईटीआर फाइलिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू द रेसिपिएंट लोकेटेड विद इन कर्नाटका इन सेड मंथ। इट ऑल्सो रिसीव 1,80,000 रुपए फॉर इंटरनल ऑडिट सर्विस प्रोवाइडेड टू क्लाइंट रजिस्टर्ड इन मुंबई। अब देखो 3 सर्विस उसने दी है, 3 सर्विस उसने दी है, 1,20,000, 1,60,000, 1,80,000, 1,20, 1,60, 1,80। अब पहले दो इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दोगे, और ये जो मुंबई वाले महाराष्ट्र वाले को दिया ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इस पे आईजीएसटी लगा दोगे। तो पहली बात ये तीनों के तीनों जो है ना ये आउटवर्ड सप्लाई है, ये बात तो कंप्लीट है ना भाई, ये तीनों के तीनों जो है ये आउटवर्ड सप्लाई है, तो इन पे जीएसटी लगेगा, इन पे जीएसटी लगेगा, मतलब इन पे जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देने जाना है, ये बात क्लियर है। फिर वो कह रहे हैं एबीसी एंड कंपनी हैज आल्सो प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द टैक्सेबल सर्विस। आपने खर्चा कौन सा किया? अब एक्सपेंडिचर कब होगा? जब मैंने कोई सामान लिया होगा, जब मैंने कोई सामान लिया होगा। तो अब जो नीचे वो पॉइंट बोलेगा वो इनवर्ड सप्लाई के बारे में बोलेगा। अब अगर आप चेक करोगे ना यहाँ पे बाइफरकेटेड है, यहाँ पे चेक करोगे ना यहाँ पे बाइफरकेटेड है, पहले आउटवर्ड सप्लाई दे दी, यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई दे दी। अब वो कह रहा है मेंबरशिप ऑफ क्लब लोकेटेड इन बेंगलुरु पेड फॉर सीनियर पार्टनर ऑफ द फर्म। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब क्लब मेंबरशिप वाले केस में क्या आपको आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? फटाफट से बोल दो। ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा, चाहे वो बिजनेस के लिए क्यों ना हो, आईटीसी आपको मिलेगा ही नहीं, हटा दो। फिर रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को हु इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉर ऑफिस लोकेटेड इन कर्नाटका। आपने लैंडलॉर्ड को यहाँ पे रेंट पे किया और वो कह रहा है रेफर नोट बिलो, अभी नीचे एक नोट लिखा हुआ है तो वो कह रहा है देख लो जी। अब लैंडलॉर्ड डिड नॉट अपलोड हिज जीएसटीआर 1 विद इन द टाइम, तो वो 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा भाई साहब। अब 2B के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो यहां वैसे तो आईटी से मिलने की बात हो सकती थी, बट उसने जीएसटीआर 1 में अपलोड ही नहीं किया, तो 1 में अपलोड नहीं किया, 2B में आ नहीं रहा, तो 2B में आ नहीं रहा, तो यहां पर भी आईटीसी की बात नहीं है। प्रोफेशनल फीस पेड टू मिस्टर जमुना प्रसाद, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विस, टीडीएस 20,000 रुपए डिडक्टेड अंडर 194J। तो भैया प्रोफेशनल फीस पेड अगर की है तो उस पे तो आईटी आपको मिलेगा जी, उस पे तो आपको आईटीसी मिलेगा, तो इस पे तो आईटीसी मिल जाएगा, इस पे कोई आईटीसी की दिक्कत नहीं है। फिर एयर कंडीशनर परचेज किया ऑफिस के लिए, इस पे भी आपको आईटीसी मिलेगा क्योंकि एसी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो इन दोनों केस में आईटीसी मिलेगा, इन दोनों केस में आईटीसी मिलेगा नहीं। अब कर लोगे ना क्वेश्चन, आउटवर्ड सप्लाई निकाल ली, इनवर्ड सप्लाई निकाल ली, बस आप चेक करो उसने पूछा क्या है।
कह रहा अदर सप्लाई जीएसटीआर 1 में है, 2B के अंदर भी आ रही है, नेट जीएसटी पेबल कैश में निकाल दो, 9, 9 और 18% है। 10 नंबर का क्वेश्चन है जी। अब तुम्हें काम करना है, ये सोल्व करके देखना है विद प्रेजेंटेशन। तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, कोशिश करो अच्छी हैंडराइटिंग के साथ मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में खत्म करने की, इससे ऊपर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, चलो तो आप इसको फटाफट सोल्व करो। बाकी फिर कल वाली क्लास में जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस होंगे आईटीसी, पेमेंट और आपका टाइम ऑफ सप्लाई वाले, वो हम फिर कल खत्म करेंगे जी। ठीक है, यही 3 चैप्टर आपने अच्छे ढंग से कल फिर रिवाइज करके आने, कल इनको हम कंटिन्यू करेंगे जी। ऑडिटर की सर्विस पे आरसीएम होगी, क्यों भाई दीपक क्या हो गया तुम्हें? ऑडिटर की सर्विस पे कब से आरसीएम होगी? आरसीएम में कोई ऑडिटर की सर्विस पढ़ी है आपने? लॉयर की सर्विस पढ़ी है, एडवोकेट की सर्विस पढ़ी है, तो एडवोकेट की सर्विस पे आरसीएम है, ऑडिटर की सर्विस पे आरसीएम कहां से आ गया? नालायक। ठीक है, चलो हाँ बिल्कुल, वो डायरेक्टर की सर्विस होती है। हाँ प्रोफेशनल सर्विस को इनपुट, हाँ इनपुट सर्विस तो है। उसने बोला ना एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर मतलब मैंने कोई सर्विस ली होगी या गुड्स लिया होगा, तो एक्सपेंडिचर होंगे तब जब मेरी इनवर्ड सप्लाई होगी जी। ठीक है, ओ आज तो 23 जुलाई है, बट वो 23 जुलाई 2024 था। ठीक है, चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अब सारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे और बेटे शेयर कर दिया करो, ये बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाओ। ये सीरीज बहुत काम की है, इसके लिए बच्चे पैसे देते हैं। ठीक है ना, इसके लिए बच्चे पैसे देते हैं, बस ध्यान रखना जो फ्री में तुम्हें मिल रहा है। तो मैक्सिमम हर बच्चे के साथ में इसको शेयर करो, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।